सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका स्वागत। राम राम आज राम। राम राम भाई जी और राम राम जी। आज मंडे है और डेट कितनी हो गई आज? 8 8 जी दिसंबर 8 दिसंबर 2025। और हमारा थ्योरी ऑफ सप्रेशन चलेगा, रिटन बाय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर। और इसमें हमारा चैप्टर शायद 5th स्टार्ट होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। हम्म, जो कुछ हो गया था, नहीं बढ़ गए थे हम। चैप्टर 5 में हम पेज नंबर 53 पर हैं और हमारे एग्जाम्पल चल रहे हैं सेपरेशन के डायरेक्शन जो है किस तरह से करेक्ट देखेंगे कि ये सेपरेशन की तरफ जा रही है या क्योर की तरफ जा रही है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस चैप्टर का नाम है, तो इसमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का एनालिसिस यही है कि आपने मेडिसिन दी तो केस किधर बढ़ रहा है। तो इसमें 5वां पॉइंट चलेगा, लंबैगो करके एग्जाम्पल है। लंबैगो सैक्रल पेन एंड साइटिका इज बेटर एंड। जब एक बार लंबैगो या साइटिका पेन बेटर हो गया तो यदि ये भिन्न भिन्न सिचुएशन आएंगी तो उन्हें कैसे लेंगे। ए पॉइंट कह रहे हैं लंबैगो सैक्रल पेन एंड साइटिका इज बेटर एंड पेन इन चेस्ट रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म अकर्स। लंबैगो सैक्रल पेन तो सही हो गया अमित पाल भाई, लेकिन चेस्ट में पेन आ गया, वो जो कि रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म की तरफ को। तो बड़े सर कह रहे हैं आंसर में डिजीज प्रोग्रेशन फ्रॉम 3rd लेयर टू 4th लेयर, इसलिए बैड साइन है ये। बी एग्जांपल दे रहे हैं कि लंबैगो सैक्रल पेन एंड साइटिका इज बेटर एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। तो आंसर फिर वही होगा, डिजीज प्रोग्रेशन फ्रॉम 3rd to 4th लेयर, इसलिए बैड रिजल्ट या बैड डायरेक्शन है। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि लंबैगो सैक्रल पेन एंड साइटिका इज बेटर एंड ब्लड शुगर अपीयर टू हैव इंक्रीज्ड। अगर ब्लड शुगर इंक्रीज हो गई तो आंसर कह रहे हैं कि डिजीज प्रोग्रेस फ्रॉम 3rd लेयर टू 5th लेयर अफेक्टिंग द इजलेट्स ऑफ लैगरहैंस ऑफ एपीयूडी सिस्टम, इसलिए बैड साइन है ये। अगर लंबैगो साइटिका पेन और साइटिका के बेटर होने के बाद पेन इन नेक स्टार्ट हो जाए तो आंसर कह रहे हैं बैड साइन है, क्योंकि डिजीज हैज असेंडेड अपवर्ड इन द सेम लेयर। लेयर तो सेम ही है अमित भाई, लेकिन बैक से नेक की तरफ गई बात। तो इस तरह हम यहां देख रहे हैं लेयर टू लेयर सप्रेशन का एग्जाम्पल भी सामने आ रहा है और सप्रेशन विद इन लेयर भी एग्जाम्पल आ गया, विद इन सेम लेयर। ई पॉइंट में कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि लंबैगो सैक्रल पेन एंड साइटिका इज बेटर एंड फेशियल और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया अकर्स। यदि फेशियल और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आ जाए लंबैगो और सैक्रल पेन एंड साइटिका के सही होने पे, तो कह रहे हैं बैड साइन है, क्योंकि 3rd लेयर से डिजीज पहुंच गई है 6th लेयर पर। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं यदि लंबैगो सैक्रल पेन एंड साइटिका बेटर होने के बाद ल्यूकोडर्मा आ जाए तो फिर आंसर जो है सेम मिलेगा, थर्ड पॉइंट वाला। ल्यूकोडर्मा में भी एपीयूडी सिस्टम अफेक्ट होता है, तो 3rd लेयर से 5th लेयर पे पहुंच गया जी। ओके। और यदि लाइकन प्लेनस आ जाए लंबैगो सैक्रल पेन एंड साइटिका के ठीक होने पर, लाइकन प्लेनस अगर आ जाए, एच भी साथ में दे रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, और हेडेक या डिजीनेस आ जाए तो आंसर है जी एंड एच बोथ ऑब्वियसली बैड साइन। हेडेक और डिजीनेस भी बैड साइन है और लाइकन प्लेनस आ गया वो भी बैड साइन है, क्योंकि लाइकन प्लेनस इज ए साइकोसोमेटिक डिजीज। साइकोसोमेटिक डिजीज है लाइकन प्लेनस, यानी कि कॉर्पोरियल टू मेंटल भी शामिल है।
जी तो एक सप्रेशन ऐसा भी है जो साइकोसोमेटिक के रूप में आ सकता है बॉडी पे, ऐसा डिजीज जिसका साइकोलॉजी से ज्यादा लेना देना हो, ऐसा भाव आ रहा मुझे इसका। कह रहे हैं अगर लंबैगो सैक्रल पेन साइटिका सप्रेस हो जाए, मतलब वो हो जाए, बेटर हो जाए और अर्टिकेरिया आ जाए। आंसर में कह रहे हैं अर्टिकेरिया इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल एंजियोब्लास्टिक ओरिजिन है इनका, हेंस डिजीज हैज प्रोग्रेस फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ लेयर। तो हाँ जी। ये थे एग्जाम्पल उसके, जब डॉक्टर अमितपाल भाई लंबैगो सैक्रल पेन ठीक होने पर, साइटिका ठीक होने पर ये भिन्न भिन्न कंडीशन आती हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट कह रहे हैं मेंटल सिम्टम्स बेटर बट पेशेंट फील फिजिकली वीक। मेंटल सिम्टम बेटर हो रहे हैं लेकिन फिजिकली कमजोर लग रहा है इंसान को, तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि मेंटल सिम्टम बेटर हो गए, मेंटल टू कॉर्पोरियल की तरफ बढ़ रही बात, लेकिन बड़े सर कह रहे हैं बैड प्रोग्नोसिस है। फिजिकल वीकनेस इज नॉट ए फिजिकल पर्टिकुलर, इट इज ड्यू टू टॉक्सिन्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड हायर अप थ्रू एक्टिव ग्रेडियंट। दिस यूजेस अप एटीपी यानी कि एनर्जी, हैंस एटीपी इज इनसफिशिएंट फॉर डेली वर्क ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, hence weakness and no desire for work or daily routines is a sure short indication of suppression irrespective of what mental symptom is better। भले मेंटल सिम्टम बेटर हो गए, यदि वीकनेस आ गई जनरली पेशेंट में एज ए होल, उसका डेली रूटीन काम नहीं हो रहा उससे, अब डिजायर टू फॉर वर्क चली गई या नहीं आई, तो इसका मतलब समझ लो ये पक्का सप्रेस हुआ है। बहुत बढ़िया। Why do suppression occurs? प्रैक्टिस ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। सप्रेशन आखिर होता ही क्यों है, तो प्रैक्टिस ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सर। कह रहे हैं सप्रेशंस आर नॉट ए मोनोपोली ऑफ फिजिकल प्रेस्क्राइबर्स और पिक्यूलियर सिम्टम्स प्रेस्क्राइबर्स और फॉर्मूला प्रेस्क्राइबर्स। क्या बात कह दी, सप्रेशन केवल मोनोपोली नहीं है कि ये उन्हीं से होगा जो फिजिकल बेस पे प्रेस्क्राइब करते हैं या पिक्यूलियर सिम्टम पे प्रेस्क्राइब करते हैं या फॉर्मूला के द्वारा प्रेस्क्राइब करते हैं। इवन होम्योपैथ हु बेस देयर प्रेस्क्रिप्शन ऑन ओनली माइंड कैन इक्वली एंड फ्रीक्वेंटली सप्रेस। वो होम्योपैथ जो माइंड को बेस बना करके प्रेस्क्रिप्शन करते हैं वो भी बराबर हिस्सेदारी है सप्रेशन के लिए, उनकी वो भी ऐसे ही सप्रेस करते हैं, क्योंकि हैनीमैन साहब ने दोनों को मिला के काम करने के लिए बोला था, ना कि हाँ एक जी। को। बिल्कुल। बल्कि कैंट साहब या कोई कैंट साहब तो नहीं, कोई कहीं बात आई थी, बड़े सर ने कही है कि मेंटल सिम्टम्स के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन करने पर हुआ सप्रेशन मोर डेंजरस होता है फिजिकल के सप्रेशन से भी। बिल्कुल। बस ये बात यही है कि जो बहुत सारे लोग करते हैं ना कि जी हम तो फार्मूला नहीं देते, हम तो सिंगल मेडिसिन देते हैं, हम तो माइंड को बेस बना के मेडिसिन दे रहे हैं, हम तो इस तरह से दे रहे हैं। तो सर का कहना कि ये नहीं है ऐसा कि भाई खाली जो फार्मूला या मल्टीपल मेडिसिन दे रहे हैं, नहीं, जो सिंगल जो इस तरह से दे रहे हैं वो भी सप्रेशन ही आता है। जो सिर्फ माइंड को या सिर्फ फिजिकल को या सिर्फ पर्टिकुलर को उठाकर दे रहे हैं, सप्रेशन हर एक उसका है। बड़े सर ने खुद को कहा था कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी मेडिसिन के बाद ये डिजीज किस डायरेक्शन में गई। अगर सही डायरेक्शन में गई तो दैट इज क्योर, अगर सही डायरेक्शन में नहीं गई तो दैट इज गोइंग टुवर्ड सप्रेशन। हाँ, और उनमें भी माइंड को स्पेशली कह रहे हैं वो कि ये एक फ्रीक्वेंटली सप्रेस करने में इसका योगदान है। और पीछे बड़े सर ने कहा ही था, मुझे याद आ गई, जब मैंने विद ड्यू रेस्पेक्ट सैगल स्कूल का एग्जांपल लिया था। बेसिकली सैगल स्कूल ऑफ होम्योपैथी, पहले जब हम कभी उनके टच में थे, जायसवाल सर के साथ जाते थे, 6, 7, 8 सेमिनार करी थी उनकी, तो वो माइंड को बहुत ज्यादा फोकस करते थे, हर चीज को मेंटल प्लेन पे ले जा रहे थे वो। बिल्कुल। और आज भी
तो अब हो सकता है उन्होंने उसमें कुछ और अमेंडमेंट किया होगा, जरूर इवॉल्व हुए होंगे। मैं तो अब तो नहीं टच में हूँ 20 साल से भैया उनके। तो कुल मिला के हाँ भैया। बात ये है, बड़े सर ने ये कहा कि जिसकी जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम आप ले रहे हो और गलत तरीके से ले रहे हो, आप बात हाँ समझ रहे हैं, हाँ, उसका उतना ही गलत, उसका उतना ही उतना भारी ही सप्रेशन डीप, होगा। उतना ही डीप हाँ हाँ जी, इफेक्ट आएगा। बहुत सही पकड़ हाँ। दी बात आपने। तो इसलिए माइंड का, क्योंकि या मेंटल्स का, या जिसका हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट आ रहा है, अगर हम उसी को गलत तरीके से लेंगे, उसको सही तरीके से लिया तो पूरा केस निकल जाएगा, लेकिन अगर उसी को हमने गलत तरीके से सप्रेस कर दिया तो बहुत ज्यादा गहरा सप्रेशन होगा इन कंपैरिजन टू फिजिकल सिम्टम्स। हाँ, आगे कह रहे हैं टुडे द होम्योपैथिक वर्ल्ड हैज बीन अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड इनटू टू एक्सट्रीमिस्ट कैंप्स। बड़े सर कह रहे हैं आज दुर्भाग्य से ये होम्योपैथिक वर्ल्ड जो है दो एक्सट्रीमिस्ट कैंप में बट गया है। नंबर वन, दोज हु कंसिडर द फिजिकल्स ओनली, एंड नंबर टू, दोज हु कंसिडर द मेंटल्स ओनली। बोथ दीज कैंप्स ट्रीट ईच अदर एज अनटचेबल्स। दोनों कैंप जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये एक दूसरे के लिए एक तरह से अनटचेबल है। वो उधर को नहीं देखता बिल्कुल भी, और वो उधर को नहीं देखता। बिल्कुल। They conveniently forget that homeopathy is a holistic science and man as a whole includes mind and body. वे अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ये भूल गए कि होम्योपैथी जो है वो होलिस्टिक साइंस है, और इसमें मैन एज ए होल जो इंक्लूड होता है उसमें माइंड एंड बॉडी दोनों होते हैं। जो अभी आप कह रहे थे अमित पाल हैनीमैन साहब ने जो कहा, माइंड कैन नॉट पॉसिबली एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी, नॉर द बॉडी विदाउट माइंड। माइंड बॉडी के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकता, और बॉडी माइंड के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल। इट इज दिस भैया। हेलो। हाँ जी जी सर, मैं साहब। जैसे कल कल मैं सर कैंप में गया था बनारस बीएचयू हाँ हाँ प्रिडिक्टिव कैंप जो लग रहा है, जी 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 जी। तो उसमें मैं गया था तो काफ़ी केस वहाँ पे मैं देखा बैठे बैठे वहाँ पे। पहली बार चूंकि फर्स्ट कैंप था तो ज़्यादा कुछ समझ में मुझको नहीं आ रहा था, लेकिन मैं देखा वहाँ पे जो केस ले रहे थे लोग, तो उनका फोकस विशेष तौर पे ही जो है वो उनका मेंटल का ही था विशेष तौर पे। फिजिकल को मतलब कम से कम देख पा रहे थे। जैसे मैंने देखा कि एक पेशेंट था वहाँ पे, लड़का था लगभग 2-3 साल का, तो उसका जो जो माउथ का जो कार्नर है, बोथ कार्नर क्रैक्ड था और रेडनेस भी था वहाँ पे, क्रैकिंग एकदम साफ दिख रही थी, लेकिन उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे थे लोग कि क्रैक है उसका, तो उसका भी जैसे नाइट्रिक एसिड में है, मर्कसाल में है, वो नहीं अभी कर पा अभी रहे थे। सर, अभी आप ना 2-4 बार कैंप में जाओ साहब। जी जी प्रेडिक्टिव के जो कैंप हैं जी जी इनकी गहराई अभी हम लोगों को, और खास करके आपको, विद ड्यू रेस्पेक्ट का आपने पहला कैंप लिया है, जी अभी जी 2-3-4 कैंप में जाइएगा तो फिर जी कुछ जी केसेस ऐसे हैं जो जी स्पेशली कैंप के हैं डॉक्टर साहब, जी जी उनमें परसेप्शन पीछे मदर का उठाना होता है। परसेप्शन। बिल्कुल सर, वो तो सर मैं देखा, मतलब बहुत, मतलब उसको बहुत डीप मतलब उसमें लगा हाँ मुझको हाँ, तो और वहाँ ये बहुत जो अच्छा आपने लगा। आभास आपको हुआ ना कि केवल जी मेंटल जी पे बात चल रही, तो कई बार वो परसेप्शन को, कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ने के लिए हाँ हाँ हाँ, मैं वो देखा, मैं तो उधर उनकी एक्चुअली स्टडी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी एक कैंप नहीं, दो नहीं तीन नहीं, मैं चार तो कैंप, करूंगा सर हाँ इसको, कैंप बिल्कुल करिए। करूंगा। और हम लोगों के साथ जैसे अब आपकी स्टडी शुरू हुई है, जितने भी हम यहाँ जी जी स्टूडेंट हैं सब प्रिडिक्टिव जी से जी जुड़े हुए, जी तो जी आपको धीरे धीरे उनकी जी। डेप्थ का और एहसास होगा। नहीं नहीं, वो तो ये सर मैं देखा, मैं देखा, मैं हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझको। और हाँ बहुत ही डीप तरीके से लोग, मतलब केस को लोग हैंडल कर रहे थे, हाँ और हाँ बहुत डीप में, मतलब इतना एक्सट्रीम डीप में जाकर के लोग केस को पकड़ रहे थे। तो हाँ वो चीज़ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी हाँ, नहीं कि बात आप मतलब बहुत सही पकड़ रहे हो। और लेकिन आपकी होम्योपैथ। क्वेरी है ना साहब, आपकी जी जो जी। क्वेरी है वो थोड़ा भाव हाँ हाँ उधर ले रही है कि हाँ ऐसा हाँ मुझे वहां महसूस हुआ कि वो माइंड पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। हाँ हाँ, थोड़ा सा जो है। अदरवाइज बात ये है कि होलिस्टिक ही अप्रोच है वहां भी। जी और जी बिल्कुल। और कुछ स्पेशल जो ऐसे केस हैं जो मदर से लेके आते हैं पीछे से प्रॉब्लम्स, हाँ हाँ जी उनमें माइंड का जो परसेप्शन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मैं सर की तो आया बात मैं हूँ। पूरी कर दूं, फिर जी बड़े सर क्या करते हैं कि परसेप्शन तो लाएंगे माइंड की तरफ से,
जी जी और जो मेडिसिन आई है उसमें सर देखते थे कि ये जो क्रैक है वो जी। दवाई जो आई है वो क्रैक भी पैदा करती है या नहीं, हाँ हाँ। ये वहां बात होएगी पूरी जाके डॉक्टर अभिषेक सर। जी सर, जी जी उधर से बहुत परसेप्शन ले लिया, लेकिन जी मेडिसिन देखेंगे कि इस मेडिसिन में ये पैथोजेनेसिस कॉज करने की एक वो है या नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। जी तो जी सर उसको तब फाइनल करते थे, अगर उसमें नहीं है वो जी जी होम्योपैथिसिटी कह लो या पैथोजेनेसिस पैदा करने की जी। पावर नहीं है, तो सर कहते थे हाँ नहीं ये नहीं है, अभी हाँ। दूसरी देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पूरा हो जाएगा माइंड एंड बॉडी इस तरह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी नहीं सर, उसमें तुमने देखा जो है ना, मतलब जितने डीप लेवल तक लोग जा रहे थे ना, हाँ मतलब हाँ, मतलब मेरी तो हालत खराब होगी समझ लीजिए सही मायने में। हाँ नहीं इतना कह डीप रहे में वो तो तो। मैंने देखा ही नहीं कि इतना डीप में तो मैंने देखा ही नहीं, कितना डीप में कोई पेशेंट को देख रहा हो। हाँ नहीं, और जब जेनेटिक जब तक डिसऑर्डर्स या ऐसे वहीं डीप जेनेटिक, में हाँ जाना जेनेटिक, पड़ता है। स्पेशल जेनेटिक वाले में जो ऑटो इम्यून डिजीज बच्चों के हैं उसमें जो हाँ है, हाँ तो तो सर मतलब मैं देखा कि मतलब जब तक वो पेशेंट, जब तक वो उगल नहीं रहा अपनी बात को, तब तक उसको पीछे पड़े हैं कि भाई हम सो जाएंगे यहीं पे, तुम तो बताओ। हाँ तुम हाँ नहीं बताओ, बात तभी हम सही आगे, कह रहे हैं, तभी हम लेकिन आगे बढ़ेंगे। लेकिन पता है बड़े सर ने भी कहा ना पीछे के फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ और हाँ लेयर की डिजीज जो है ये मोटे मोटे आकलन से नहीं ठीक होगी। इसके हाँ। ये पिक्यूलियर सिम्टम से या स्ट्राइकिंग से या बिल्कुल नहीं, अनकॉमन बिल्कुल से नहीं। सही नहीं होगी। इसके लिए आपको थोरो थोरो स्टडी करके केस की जी जी और उसके जी बेसिक कॉज पे जाना होगा। तो वो चूंकि जी सिक्स्थ लेयर की ज्यादातर डिजीज होती है, सिक्स सेवंथ लेयर की ज्यादातर जी। जो कैंप में हम्म। आती हैं, तो इसलिए सर जी। उनका ना उनका छानना, उनका पूरा बिल्कुल बिल्कुल। हेयर स्प्लिटिंग करना वो बहुत जरूरी है एक नहीं नहीं, चीज। फिर वो पेशेंट फिर दे रहा था ना, जब आप हाँ उस तरह से जब पहुंच रहे थे अप्रोच करके ना, तो हाँ फिर वो पेशेंट बता रहा था कि हाँ भाई हमारे साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये परेशानियां हुई थी हमारे साथ, हाँ यहाँ से हमको मतलब ये रिएक्शन हमने दिया माइंड में अपने। तो हाँ बता रहे थे लोग जी। हाँ। और सर मैं आपको एक चीज और बताऊं, मेरे जी पर्सनल छोटे भाई की जी हैसियत से बता रहा हूँ आपको, अब मैं जी। बिल्कुल सर। छोटे हो। अभी वहां जब हम केस स्टडी में बैठेंगे ना, तो वहां भी जो केस टेकर है ना उसका भी अपना अपना लेवल मिलेगा आपको। बिल्कुल सर, हाँ हाँ आप बिल्कुल। देखेंगे कि एक केस टेकर ने पूरा का पूरा वो बोल पूछता जा रहा है, और जी एक केस टेकर वहां फिर आगे ऐसे भी मिलेगा कि वो प्रिसाइजली उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। हम्म। इसमें भी केस टेकिंग में अंतर मिलेगा वहां आपको देखने क्यों को। नहीं, बिल्कुल हो तो जाएगा। उसमें आप ये देखेंगे कि ये केस टेकर ने तो सीधे हिट कर दिया मरीज को, वहां से निकाल लाया। एक हम्म। केस टेकर राउंड एंड राउंड भी मिलेंगे जो नए बच्चे हैं। जी। हाँ हाँ, वो तो पहुंच ही वहां नहीं भी पा रहे कंफ्यूज नहीं होना हमें अभी। मैं जी आपको जी। बताऊं, बड़े सर ने एक पॉइंट रखना है बस मुझे आपके लिए यहाँ। बिल्कुल बड़े सर, सर ने बिल्कुल। उन केसेस के लिए कहा है कि यदि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हम्म। बच्चे में, जी। तो अर्ली 3-4 मंथ पे फोकस करना है कि वहां मिलेगा हाँ। कोज। जी जी और जो फिजियोलॉजिकल है, स्ट्रक्चर सही बन रही है और वो फिजियोलॉजी सेट नहीं हुई है या जी तो उधर लास्ट के 3 मंथ जी या जी 4 मंथ पे जाओगे आप। जी। सिक्स तो सिक्स टू नाइन जो वाले पे। जो एक्सपर्ट केस टेकर होगा वो हाँ। पर्टिकुलर उस टाइम को देख करके उसी टाइम के बारे में पूछेगा कि आप लास्ट में जी उस महीने में कहा थे या शुरुआती उस महीने में क्या हुआ था। जी जी जी। तो ये भी मिलेंगी बारीकियां आपको, क्योंकि आप जी। पहली बार गए ना सर, मैंने इसलिए बताने की वो नहीं, करी बहुत आपसे। अच्छा सर, वेलकम हाँ सर, वेलकम। हाँ। तो हाँ बड़े सर का मानना यहाँ यही है कि भैया ना तो अकेले माइंड को फोकस, देखो ये कहा ना कि वो अनटचेबल रखते हैं दूसरे वाले पहलू को, जबकि हाँ बड़े हाँ। सर ये प्रिडिक्टिव अनटचेबल नहीं रखती। जी जी। हाँ तो बिल्कुल सर। अकेला माइंड पे चलने वाला या अकेला बॉडी पे फोकस करने वाला दोनों अधूरे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़े सर का भाव है। अगली लाइन में कह रहे हैं इट सर इज। इसमें एक डाउट पूछना था सर। हाँ भैया पूछिए। सर जैसे कि मतलब हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन के बाद हमें देखना होता है अगर वो राइट मेडिसिन होती है तो हैरिंग्स क्योर फॉलो होता है ना सर। हाँ अगर हम मेडिसिन नहीं देते हैं और जो पेशेंट है तो अपने आप ठीक हो जाता है और अगर वो अपने आप अगर बिना मेडिसिन के क्योर हो रहा है तो वहां भी हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर अपने आप ही लागू हो जाएगा विद द नेचर बिल्कुल साइड। 100% हैरिंग्स लॉ किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये नेचर के नियम है। जी अगर मैं बहुत समझ गया आपकी बात,
आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिना मेडिसिन के उसको कहीं और से स्टिमुलस मिल गया क्योरेटिव, तो रिवर्सल तो वही होगा ना, बॉडी की लेयर्स के हिसाब से ही, एम्ब्रियोलॉजिकली। हाँ भैया। डॉक्टर साहब, जब हेरिंग्स लॉ दिखाई दे रहा है तभी तो हम उसको क्योर कर रहे हैं। अपने आप ठीक हो रहा है चाहे जैसे हो रहा है, हेरिंग्स लॉ हो रहा है तभी तो हमने उसको के एक क्योर की डायरेक्शन में चला गया। तो केवल हाँ बेटा लॉ को ही है ना है जी, नेचर, हमारी दवाई का काम भी तो नेचर्स के लॉ को ही फॉलो करना है ना, तो नेचर से ही तो हेरिंग्स लॉ आया है भाई। बात ये है जो मैं समझ रहा हूँ श्रेय भाई की, अगर हमने मेडिसिन नहीं दी और हाँ। तब भी उसे कहीं से इस यूनिवर्स से या इस एटमॉस्फेयर से कोई राइट स्टिमुलस मिल गया, बिल्कुल जी सर। तो वो ट्रैक ऑफ क्योर शुरू हो गया, और जो हम मेडिसिन देते हैं वो भी उसे ट्रैक ऑफ क्योर पे लाती है। बस यही तो दिखेगा वही जो मेडिसिन के माध्यम से दिख रहा था, क्योंकि मेडिसिन भी रास्ता बताने वाली है सही मात्र, और कोई दूसरा सिग्नल भी रास्ता बताने वाला है सही वाला। बस हमारी मेडिसिन केवल उसको रास्ता बताती है कि ऐसे है, जा भाई। अब वो जा रहा है अपने आप, ऐसे ही कोई दूसरा इंप्रेशन, दूसरा सिग्नल उसे रास्ता करेक्ट कर दे रहा है, तो वो जा रहा है अपने आप। दोनों कंडीशन में अपने आप जो है रिवर्सल पे जा रहा है, तो सारी स्टेट वही दिखेगी। आपके दिमाग में ये सवाल आया कैसे वैसे? नहीं सर, मैं को ये दिमाग में ये आया कि कई केसेस जैसे एक्यूट केसेस होते हैं, हाँ समझ लो किसी को जुकाम के बाद फिर खांसी हो गई और फिर कुछ हो गया, हाँ और फिर वो अपने आप ही ठीक होगा, मतलब हम उसको दवाई नहीं दे रहे, चल खांसी है तो उसमें भी फिर रिवर्सल हो जाएगा कि पहले जो गया है, पहले जो बाद में आया है वो पहले जाएगा, और फिर ऐसे मतलब, और फिर वो धीरे धीरे अब जो लेयर भी अपनी आप ही कम होती जाएंगी। तो वो मैं वही सोच रहा था कि फिर ऐसे ही लेकिन अगर होता होगा क्योर हो कि रहा है तो कई बार एक्यूट केस ना, कई बार एक्यूट केस हेरिंग्सला के अकॉर्डिंग क्योर नहीं होते हैं और चले जाते हैं। बड़े सर इसलिए कहते थे कि हेरिंग्सला दोनों केस में देखो, एक्यूट में भी देखो और क्रोनिक में भी देखो। तो कई बार हम एक्यूट में इग्नोर कर देते हैं, एक्यूट में हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते, जबकि एक्यूट में भी हेरिंग्सला क्योर ही अगर दिख रहा है खांसी जाने से जाते हुए, तभी उसको क्योर मानना, नहीं तो ये कहना कि ये खांसी दब गई है, अब ये खांसी की जगह इसका पेट खराब होएगा आगे चल। लेकिन वो इतना हल्का फुल्का है हमारे लिए कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि क्योर हमें एक्यूट में भी अकॉर्डिंग टू हेरिंग्सला ही देखना चाहिए। लेकिन ना तो मरीज इतना सीरियस होता है उस समय, और ना डॉक्टर इतना सिंसियर होता है एक्यूट केस में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जैसे हम छोटे मोटे खांसी जुकाम में हम जनरली बोलते हैं कि मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, हाँ और वो हो भी जाता है। हाँ तो वहां पे वो हेरिंग्स लॉ ही फॉलो करके क्योर होगा अपने आप हाँ, ही, या मैं फिर समझ रहा हूँ आपकी बात। वो हो गया या नहीं ये कौन तय करेगा? ये वो अपने आप सही हुआ है या वो उस लेवल पे सप्रेस हो गया, लेकिन वो सप्रेशन इतना डेंजरस है ही नहीं जो दूसरे को परेशान। जनरली एक्यूट डिजीज यदि अपने आप किसी तरीके से कर रहे हैं तो वो सप्रेस होते हैं, ये भी जान लेना। अब आप इनडिस्पोजिशन ठीक हो सकता है, केवल इनडिस्पोजिशन हो सकता है, थोड़ा बहुत अपना आप ठीक। अगर एक्यूट केस है, अगर किसी को डेंगू बुखार हुआ है, अगर किसी को मलेरिया वैसा हुआ है, और अगर वो आपके काढ़े पिला पिला के ऐसे करके वो है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्योर हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। वो सप्रेस ही होता है, और उसका पता जब चलता है कि सप्रेस हुआ है या नहीं, कि साहब जब से बुखार आया है ना तब से इसका पेट खराब रहने लगा, बुखार तो चला गया। जब से इसको बुखार आया है ना अब ये मोटा होने लगा, जब से इसे बुखार आया है ना जब से इसको जल्दी थकान हो जाती है। तो साहब ये एक्यूट के सप्रेशन हमें वहां नजर आते हैं डॉक्टर सरे, जबकि हाँ अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं जी। डॉक्टर बड़े सर ने बिल्कुल साफ साफ बोला इसी में, वी शुड सी हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इन ईच एंड एवरी केस, मे इट बी एक्यूट और मे इट बी क्रोनिक। आपकी फिर बात वहीं आ गई, अगर हम उसे टुवर्ड्स क्योर कह रहे हैं तो इसका मतलब वो हेरिंग्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तभी हम उसे ये कहेंगे कि वो क्योर की तरफ चल दिया। अगर वो हेरिंग्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये क्योर होने लगा खुद ही। अब वो चाहे खुद हो रहा है,
खुद इन द सेंस कि किसी आदमी को अपने अंदर से स्टिमुलस मिल गया, हम बीमार भी अंदर से हुए और मेरे को अपने अंदर से स्टिमुलस मिल गया कि नहीं मेरे को तो ठीक ही होना है, और मैंने सारी चीजें वो करनी शुरू कर दी तो मैं ठीक होने लगा। लेकिन होना चाहिए हैरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग ही, वो भी। हेरिंग्स लॉ में जा रहा है तभी उसको क्योर कहेंगे। हाँ। और पवन भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हमारे को देखो सब चीजों में देखना है कि यार इसका इंडिस्पोजिशन था वो ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। बुखार तो चला गया डॉक्टर साहब, लेकिन तब से ये बहुत गुमसुम सा रहने लगा, यानी कि फिजिकल से मेंटल पे चली गई। बुखार तो चला गया, ये तब से हर टाइम बहुत थका थका सा रहता है, शरीर में जान पूरी नहीं आई। अब जान पूरी नहीं आई तो इसका मतलब अभी हेरिंग्स लॉ क्योर नहीं आया, चाहे वो हेरिंग मतलब अभी उसकी क्योर नहीं हुई है। लेकिन ये ना बारीकी से दिखाई देते हैं, बारीकी से जांचोगे तब पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से इग्नोरेंस में चली जाती हैं ऐसी चीजें, ना डॉक्टर ध्यान देता ना मरीज ध्यान देता दोस्त। और अगर हम ऑर्गेनन को यहाँ थोड़ा सा महसूस कर लें, ऑर्गेनन में 3 वैरायटी बताई है, 4 वैरायटी डिजीज की। एक तो मान लो इंडिस्पोजिशन बिल्कुल अलग रखा उन्होंने कि हल्की सी थकान हो गई आपको, शाम को आराम कर लिया ठीक हो गए। इंडिस्पोजिशन में ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं बताई। लेकिन अगर एक्यूट है, एक्यूट में एलिमेंट फ्रॉम लेके आपको ट्रीट करना चाहिए। एक्यूट को ट्रीट करना बताया बड़े उसमें ऑर्गेनन ने। तो एक्यूट है, फिर स्यूडो क्रॉनिक है, फिर क्रॉनिक है। स्यूडो क्रॉनिक आपके न्यूट्रिशनल डाइट एंड रेजिमेंट को ठीक करना है साथ के साथ। लेकिन केवल आपको इंडिस्पोजिशन को तो कह दिया कि आप उन्हें अपने आप हो जाएंगे वो तो। लेकिन अगर एक्यूट डिजीज है उसको भी आप एक्यूट प्रेस्क्रिप्शन देके तरीके से ट्रीट करेंगे और क्रॉनिक को भी करेंगे। लेकिन बात आपकी सारी मिला के यहाँ आ गई है कि अगर बंदा एक्यूट डिजीज का ठीक हो रहा है, क्योर हो रहा है, तो उसमें हेरिंग्स लॉ दिखना चाहिए बस। चाहे वो मेडिसिन से ठीक कर रहे हो, चाहे वो किसी अपने आप नेचुरल स्टिमुलस से ठीक हो रहा है। बस छोटी सी बात ये कि चाहे एक्यूट है, चाहे क्रोनिक है, चाहे सेल्फ से हो रहा है, हाँ, हेरिंग्स होना चाहिए। बस हेरिंग्स लॉ देखना पड़ेगा, दवाई दो या मत दो। आगे कह रहे इट इज दिस लैक्यूने इन द अप्रोच ऑफ होम्योपैथ which has been solely responsible for homeopaths not being able to see or appreciate the Hering's law of cure come true in each and every case, be it acute or chronic logy। अगली लाइन यही रखी है, बिल्कुल यही रखी है डॉक्टर सर। देखो भगवान की कृपा, बड़े सर सुन रहे थे आपको। कह रहे हैं इट इज दिस लैक्यूने, ये जो कमी है अप्रोच की होम्योपैथ्स में, which had been solely responsible for homeopath not being able to see, जो केवल और केवल जिसके लिए होम्योपैथी जिम्मेदार है कि वो देख रहा है या नहीं देख रहा है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को। कम ट्रू इन ईच एंड एवरी केस, बी इट एक्यूट और क्रॉनिक, चाहे वो एक्यूट केस हो चाहे क्रॉनिक केस हो, दोनों के दोनों में हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को देखने की जिम्मेदारी है होम्योपैथ की। अगर वो देखो, वो छोटी सी बात केस की याद आ गई, अगर अपना वो हेयरिंग वाला केस याद हो, उसको दोबारा से नजला आया, दोबारा से नजला आया, दोबारा से उसको वो दाने आए जी। दोनों केस की अगर हम बात कर ले यहाँ, और आने चाहिए, चाहे वो ट्रांजिटरी, चाहे बिल्कुल ट्रांजिएंटली हो, हल्के फुल्के हो के निकले, चाहे डॉक्टर से झलक आनी चाहिए। तब आप श्योर होना कि क्योर हो गया। और साथ में स्टेमिना वगैरह सब जो है वो सारे वो देखो जितने भी पैरामीटर्स हैं। आगे कह रहे हैं ए प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन टू व्यू द लॉ ऑफ क्योर इन एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड मेंटल टोटलिटी विच इंक्लूड, प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन जो भी होगा वो लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से ही होगा, चाहे वो एक्यूट में हो चाहे वो क्रॉनिक में हो, और वो आधारित होगा फिजिकल एंड मेंटल टोटलिटी पे दोनों केस में। दोनों केस में एक्यूट कैसे था, बड़े सर का चार्ट याद कर लो, इरिटेबिलिटी है, लोकासिटी है ना, ये तो उधर मेंटल के भी थे इंफॉर्मेशन। और फिजिकली थर्मल थर्स्ट, लेजीनेस है, रेस्टलेस है, डलनेस है, ये फिजिकल है। तो माइंड एंड बॉडी दोनों को उन्होंने एक्यूट चार्ट में भी शामिल किया अमित पाल,
जी बिल्कुल किया है। तो इसलिए इसको दोनों में देखना है, शामिल करना है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, दोनों में फिजिकल और मेंटल सिम्टम को लेके टोटलिटी बनाओगे। और जिसमें कह रहे हैं इंक्लूड होते हैं, ए पॉइंट कह रहे हैं द बेसिक नेचर और माइंड ऑफ ए पर्सन एज इज रिप्रेजेंटेड इन ईच एंड एवरी सेल बाय हिज जेनेटिक कोड। दिस इंक्लूड्स इवन द नॉन डिजीज नेचर, for example religiousness, conscientiousness, temper, slowness, quickness, mildness, bashfulness, contentment, courageous, cowardice, yielding, resignation, affectionateness, revolting और anarchist nature etc. ये तो मेंटल प्लेन पे देखोगे आप, चाहे वो क्रॉनिक है चाहे वो एक्यूट है। all these and many others arise from genetic code inherited from the parents, that is carry a family trait and thus a tendency to be peculiar। ये जो ट्रेट्स हैं कुछ, ये पीछे से इनहेरिटेड होते पेरेंट्स से भी, जो उसके ओरिजिनल है, और ये कैरी करते हैं फैमिली ट्रेट्स के रूप में, और इसलिए टेंडेंसी पिक्यूलियर होती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, उस फैमिली के। ये बी पॉइंट में क्या कंसिडर करना है, बिल्ट कैसी है, लुक कैसा है, पिक्यूलियर स्पीच कैसी है, पिक्यूलियर बिहेवियर बोथ ऑफ द इंडिविजुअल एज ए होल एंड हिज ऑर्गन एंड सिस्टम, एंड दस हैव ए टेंडेंसी टू पर्टिकुलर डिजीज और इलनेस विच टुगेदर वी कॉल एज miasmatic trait। ब्रैकेट में कह रहे इवन द टेक्सचर ऑफ हेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, द टाइप एंड कलर ऑफ स्किन, नेल्स एंड लेंथ एंड प्रोमिनेंसेस ऑफ बोन्स गो ए लॉन्ग वे इन कंसिडरिंग द राइट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। ए था मेंटल पे क्या देखना, बी है बॉडी पे कैसे क्या देखना, फिजिकल पे। बिल्कुल। सी में कह रहे हैं द इमोशंस ऑफ लव, हेट, फियर, एंजाइटीज, फ्राइट, इल्यूजन्स, डेल्यूजन्स एटसेट्रा। ये भी देखो, फिजियोलॉजी का पार्ट है। कह रहे डिजायर एंड एवर्जन्स ऑफ फूड, ड्रिंक, टेम्परेचर एटसेट्रा देखो। कह रहे टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस टू वेरियस स्टिमुलाई, फिजिकल एंड मेंटल, दोनों प्लेन पे देखो। अब पर्सन एज ए होल कैसे देखा जाएगा, ये है इन पॉइंट में। बिल्कुल। किसी को ये समझना है कि हम कैसे पता करें कि हम एज ए होल पर्सन को देख रहे हैं या केवल माइंड को देख रहे हैं, केवल बॉडी को देख रहे हैं। तो बड़े सर ने ये पॉइंट दे दिए, इनको ध्यान रखना, आप एज ए होल पर्सन को अप्रोच कर रहे हो। अब कंसिडरिंग ओनली द मेंटल्स और फिजिकल्स आर द चीफ रीजन ऑफ सप्रेशन। बड़े सर ने लास्ट में लाइन लिख दी, अमितपाल, अगर केवल और केवल मेंटल को कंसिडर कर रहा है या केवल और केवल फिजिकल को कंसिडर कर रहा है, ये मुख्य कारण बनता है सप्रेशन का। अब आप वही आ जाओ ना, जो लोग सीधे कॉन्स्टिपेशन के लिए नक्सोमी दे रहे हैं, फिजिकल टू फिजिकल काम कर रहे हैं, वो भी सप्रेशन है। हाँ, जो मेंटल पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी सप्रेशन है। बिल्कुल। डायरिया में अलोज आंख बंद करके देना, फिजिकल पे काम कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही, ओपियम दे रहे, तो केवल और केवल फिजिकल जर्नल पे काम कर रहे हैं। कोई चिड़चिड़ा हो रहा है या बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो उसके लिए अगर नक्सोमी का या कुछ दे रहे, तो वो केवल मेंटल को कंसिडर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इस तरह से पूरे इंसान को कैसे देखा जाएगा, पूरी टोटलिटी को इस रूप में बनाना चाहिए हमें, जो सर ने पीछे ये 5 पॉइंट दिए, ABCD और E। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, यहाँ कोई अपनी बात रखना चाह रहा है? बस ये है कि क्वेश्चन अब रखे जाएं, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि वो वही पैराग्राफ में मिल जाती हैं चीजें। हाँ हाँ, वहीं मिल गई थी वो। चलो और बताओ।
प्रशांत बहुत है। हाँ मेरे को डॉक्टर श्रेय की बात बहुत बढ़िया। डॉक्टर श्रेय, आप भी प्रैक्टिकल में हो, हम भी प्रैक्टिकल में। बहुत सारी बार बहुत को पता है कि यही होता है कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, जो थोड़े ओल्ड एजेड या ऐसे आते हैं, हाँ आप उनसे सिर्फ बात करते रहोगे ना और उनको यही करते रहोगे कि आप ठीक हो जाओगे। खाली ओल्ड एज में नहीं, बहुत सारे लोगों में आप सिर्फ उनकी बातें सुनेंगे और उनको थोड़ा सा समझाते रहेंगे तो वो टुवर्ड्स क्योर चल देंगे, है ना। और ऐसा मिलता है हमारे को, बहुत सी बार दवाई देनी ही नहीं होती, हमारे को पता करना होता है यार इसे कब दवाई देनी है कब नहीं देनी। हाँ और बात यही है कि बिल्कुल आप एक चीज का बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान रखोगे, आपको पता है कि भाई अगर ये क्योर की तरफ जा रहा है तो हम उसे नहीं छेड़ रहे। जहां लगा कि इसने डायरेक्शन गलत पकड़ ली, जहां हाँ लगा वहीं दवाई हमारे को देनी है और बिल्कुल राइट सिमलीमम देनी है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, जो बारीक बातें हैं, और ये हम हाँ। लोगों को सबको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेना है। ठीक है जी, राम राम। ठीक, राम चलो राम। ठीक है भाई, सबको राम राम जी। राम 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 हाँ राम राम प्रीति जी राम कुछ कह रही हैं शायद। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अगर तो कभी पेशेंट हम लोग को ऐसा लगता है कि टुवर्ड्स क्योर जा रहा है, लेकिन मुझे वहां पे मतलब मैं अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पूछे, वहां पे भी हम लोग को एक राइट स्टिमुलस तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए? नहीं, जब राइट डायरेक्शन में वो जा रहा है वापस, तो क्योर हो रहा है, तो वहां तो जरूरी नहीं है। हाँ, अगर 50 मिलीसीमल में कहा कि भाई उसे और जल्दी ठीक करना चाहते हो तो दे दो, लेकिन हमें वहां छेड़खानी करने से बचना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बॉस इस तरह तो एज पर जीएनएम को मतलब जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें कभी सेल हीलिंग पेज आता है, तो सेल मतलब सेल निक्रोसिस या डिस्ट्रक्शन में तो आता है, और जब सेल हीलिंग वाला फेज आता है, लेकिन हीलिंग फेज में तो हम लोग एक राइट स्टिमुलस देते हैं ना। हाँ, तो वो उसको सूदिंग कर देता है ना, और भी वो उसको सूदिंग कर देता। बात वो आ रही थी कि भाई वो ऑटोमेटिकली जैसा हील हो रहा, तो जो आप कह रहे हो ना, उसमें भी ये देखेंगे कि उसमें भी केस टू केस वेरी करेगा कि जहां आपको जरूरत है देने की वहां आप दीजिए। अगर नहीं तो कई बार मान लो हीलिंग आ रही है, किसी को फॉर एग्जाम्पल मसल पेन हो रहा है किसी एक्सरसाइज के बाद, या बॉडी की नया बॉडी के अंदर कुछ चेंज लाने की वजह से आप बैडमिंटन खेलना शुरू करें और आपकी कोहनी में दर्द होने लगा, घुटने में दर्द होने लगा, तो बेसिकली वहां बॉडी अपने आप को उस लेवल पे अटेन करने की कोशिश कर रही है हीलिंग के माध्यम से। तो वहां पे आपको जरूरी नहीं है, वहां पर रेस्ट करवाओ मरीज को। वो हर केस में एक सा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब यूं तो बड़े सर ने हैनीमैन साहब ने ऑर्गेनन में कहा कि कुछ मेंटल इमोशनल डिजीज ऐसे हैं जो समझाने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में उनको एक एंटीसोरिक देना ही बनता है जी। तो वो ना, ये ना फिक्स कुछ नहीं है, ये केस टू केस देखेंगे। अगर बार बार कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मरीज बार बार बीमार हो रहा है, या उसको ये चांस बन रहा है कि दोबारा से प्रेसिपिटेट कर जाएगा सोरा, तो उसे एंटीसोरिक देने के लिए तो हैनीमैन साहब कहते ही हैं कि लास्ट में अगर आप चाहते हो कि ये बीमार बार बार ना हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा हो, चाहे वो मेंटल का हो रहा हो, तो वहां एक राइट एंटीसोरिक दे दो उसको। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है एक्चुअल में। पता, आपने बहुत अच्छी बात इसलिए करी कि जो डॉक्टर हैमर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये हीलिंग पे तो चल ही रहा है, इसे दवाई क्यों दे में हम। जो आपका भाव था ना बड़ा अच्छा था। तो क्या हुआ उस केस में क्या हुआ, ऐसा वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैमर साहब भी। भाई जो कुछ केस ऐसे थे जिनमें दवाई की जरूरत नहीं थी जीएनएम के नॉलेज के बाद, कुछ केस ऐसे थे वो बिना राइट स्टिमुलस के क्योर होंगे ही नहीं। तो इसलिए वो मेडिसिन से दूर हट के केवल काउंसलिंग से सही कराने लगे, और जो कैंसर के एडवांस केस थे वो खराब हो गए, जिससे उन्हें जेल में जाना पड़ा। जी। तो इसलिए ना हम एक्सट्रीमिस्ट इस रूप में भी ना हो कि हमने जीएनएम पढ़ ली और हम देख रहे हीलिंग आ रही है तो हम दे में ही ना, है ना।
तो उसमें देख जी लेंगे, अगर हल्का फुल्का ऐसा है कि इसमें मरीज का नुकसान नहीं होगा, ये स्वस्थ हो जाएगा तो ठीक है। जी डिजीज की सिवियरिटी पे डिपेंड बस करेगा कि बस डिजीज बस कैसी बस है। बस ये चीज है, डिजीज टू डिजीज वेरी करेगा। चलो जी यहीं रुकते हैं फिर। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका जी धन्यवाद भाई। राम राम सर, धन्यवाद बहुत सभी को राम राम। राम 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 राम। राम राम जी।